हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। बाकी इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 131 की। लाटविया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद। तो लाटविया किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो मैं आपको बता दूं, लाटविया एक देश है जो कि यूरोप में है। तो लाटविया किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो ये रशिया के साथ भी अपनी सीमा साझा करती है, एस्टोनिया के साथ भी और लिथुआनिया के साथ भी। बाकी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। पोलैंड के साथ ही अपनी सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो लाटविया से दो तीन क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप पुलिस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो या फिर कमीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपने ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखे होंगे। तो इनको आपको डीपली डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक तो लाटविया देश हो गया, एक एस्टोनिया देश हो गया और एक लिथुआनिया। यानी कि एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया देश, ये तीनों देश, इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो इन तीनों देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। बाल्टिक देश, इन तीनों देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। किन तीन देशों को? लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जो है वो क्लिक करना चाहिए कि इनको बाल्टिक देश क्यों कहते हैं। तो इनको बाल्टिक देश क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तीनों देशों के सामने बाल्टिक सागर स्थित है। बाल्टिक सागर इन तीनों देशों के सामने स्थित है। बाकी ये तीनों देश लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया 1991 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से ये तीनों देश टूटे थे। सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस से ये तीनों देश 1991 में टूट गए थे। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 132 है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ फिलीपींस इज टर्म्ड एज। तो फिलीपींस के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? तो फिलीपींस के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं बैगियो। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बैगियो फिलीपींस के उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ चक्रवातों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे हरिकेन, बिलीविली और टाइफून। तो यहाँ पर हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बात करें अगर हरिकेन की, हरिकेन कहाँ पर आता है, किस देश में यह चक्रवात देखने को मिलता है? तो ये यूएसए के कैरिबियन सागर में देखने को मिलता है। अब यूएसए में बहुत सारे चक्रवात आते हैं, तो उन के नाम जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्ज़ाम में वो पूछे जाते हैं। एक तो यही हो गया हरिकेन। फिर जैसे हम बात करें टॉर्नेडो, टॉर्नेडो का नाम आपने सुना होगा। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो भी यूएसए में आता है। यूएसए का एक चक्रवात है। टॉर्नेडो के बाद बाद अगर बात करें कैटरीना, कैटरीना नाम थोड़ा अजीब है, इंडियन एक्ट्रेस का नाम है, बट ये चक्रवात का नाम है। कैटरीना भी एक चक्रवात का नाम है। कैटरीना के बाद रीटा, रीटा, रीटा नामक चक्रवात भी यूएसए में आता है। रीटा के बाद आप देख सकते हो सैंडी, सैंडी चक्रवात। तो ये तीन चार चक्रवात हैं जो कि यूएसए में आते हैं। कौन कौन से हैं? हरिकेन हो गया, सैंडी हो गया, कैटरीना हो गया, टॉर्नेडो हो गया और रीटा हो गया। तो इनको आपको नोट रखना है। बाकी विली विली की बात करें, ये कहाँ पर आता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत सागर में आता है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी टाइफून, तो टाइफून आप देख लो, हर एक एग्जाम में जियोग्राफी के सेक्शन में ये पूछा जाता है। टाइफून जो है वो चीन सागर, चीन सागर में पाया जाता है। चीन सागर में देखने को मिलता है। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। तो निम्न में से किसके पास प्राकृतिक गैस निक्षेप नहीं है? तो आपको सिंपली पूछा गया है कि किस देश के पास अपने प्राकृतिक गैस निक्षेप नहीं है। तो ये सूडान के पास अपने प्राकृतिक गैस निक्षेप नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सूडान की अगर बात करें तो ये अफ्रीका का एक देश है। सूडान से दो तीन क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सूडान की कैपिटल एग्जाम में पूछी जाती है। सूडान की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, यानी कि इसकी राजधानी क्या है? खार्तूम। इसकी राजधानी है खार्तूम। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है। बाकी सूडान, सूडान से एक और क्वेश्चन बनता है कि 2011 से पहले अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा था? तो ये था सूडान। बट 2011 के बाद सूडान देश से दक्षिणी सूडान नामक एक और देश टूट गया।
दक्षिणी सूडान नामक एक और देश टूट गया था। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। बाकी सूडान में एक मरुस्थल यानी कि डेजर्ट बहुत फेमस है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यह है नूबियन मरुस्थल। तो इसको भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गांधी सागर डैम इज़ अ पार्ट ऑफ। तो गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो यह है चंबल प्रोजेक्ट का, यानी कि चंबल परियोजना का यह हिस्सा है। तो अगर गांधी सागर बांध की बात कर ली जाए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है। हाइट इसकी अक्सर पूछी जाती है कि हाइट इसकी कितनी है। तो हाइट है इसकी 62.17 मीटर। 62.17 मीटर की हाइट पर है ये। तो अगर आधारशिला इसकी किसने रखी थी गांधी सागर बांध की? तो इसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। कब रखी थी? 1954 में, 1954 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसको सबसे पहली बार कब शुरू किया गया, या फिर इसको सबसे पहली बार कब खोला गया था फिर? तो 1960 में इसको सबसे पहली बार खोला गया। अगर इसकी आपसे कैपेसिटी पूछ ली जाए, गांधी सागर बांध की अगर कैपेसिटी आपसे पूछ ली जाए, तो 115 मेगावाट, 115 मेगावाट की कैपेसिटी का है ये। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 135, द राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट। तो राजीव गांधी युवा विकास राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि तमिलनाडु का ऑप्शन न दे करके यहाँ पर क्षेत्र का ऑप्शन दे दिया जाता है कि तमिलनाडु के किस क्षेत्र में राजीव गांधी युवा विकास राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में यह स्थित है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी 2012 में इसको स्थापित किया गया था। तो बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 136 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। तो निम्न में से किस शहर पर सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती हैं? तो यहाँ पर आपको सिंपली ऐसे देखना है कि सूरज की जहाँ पर ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती होंगी वहाँ पर ऑब्वियसली ठंडी होगी, ठंड का वह क्षेत्र होगा, ठंडी वहाँ पर पड़ती होगी। तो ऑप्शन आपने देख लेने हैं कि कहाँ पर ठंड पड़ती होगी। तो इन ऑप्शन में आप देख सकते हो श्रीनगर में ही ठंड पड़ती होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, श्रीनगर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 137 है। क्वेश्चन नंबर 137 है, रंगनाथिट्टू वर्ल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट। तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य से भी 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो इसका एरिया अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये 67 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बाकी 1940 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंडर आता है। तो इसको भी आपको नोट रखना है। बाकी यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो इसको भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है, ग्रेट बियर इज अ। ग्रेट बियर है एक। तो ग्रेट बियर क्या है? तो यह है एक कंस्टेलेशन यानी कि नक्षत्र। यह एक नक्षत्र है। तो ग्रेट बेयर को ही एक और नाम से जानते हैं। तो उसको इसका नाम है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर के नाम से भी इसको जाना जाता है। उर्सा मेजर भी एक नक्षत्र यानी कि कंस्टेलेशन है। तो बाकी इसको जो है वो लैटिन भाषा में ग्रेट बियर कहा जाता है। इसी को उर्सा मेजर को ही लैटिन भाषा में ग्रेट बियर कहा जाता है। आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है फिर ग्रेट बियर क्या है, कंस्टेलेशन। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उर्सा मेजर अगर आपसे पूछ लिया जाए उर्सा मेजर क्या है, तो यह भी एक नक्षत्र है। तो आपको ये नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ वल्केनिसिटी। तो निम्न में से कौन सी ज्वालामुखीय निर्माण की लाक्षणिकता है? तो ये कौन सी है? यह है काल्डेरा। काल्डेरा की बात करें, काल्डेरा पृथ्वी पर बड़े ज्वालामुखी क्रेटर हैं। इसको आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, बुरहानपुर गैप इज सिचुएटेड इन। तो बुरहानपुर घाटी अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है सतपुड़ा पर्वतमाला में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज में यह स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो सिंपली मैं आपको 2-3 बताऊंगा।
तो एक तो यहाँ से बनेगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है। तो ये 3 राज्यों में है। आपसे अगर 3 राज्यों के नाम पूछ लिए जाएँ तो आपको याद रखना है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। बाकी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सतपुड़ा पर्वतमाला से पूछा जाता है, जो कि आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जाएगा सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल कौन सा है, यानी कि उदाहरण कौन सा है। तो भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा रेंज। तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी गाइज अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर आपसे भारत की सबसे बड़ी नदी ना पूछा है, बल्कि आपसे पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। तो यह आपको पहले तो क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली पढ़ना है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है गोदावरी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो गोदावरी की अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है तो ऑब्वियसली आपको इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। तो इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी हाइट है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बना है कि गोदावरी नदी जो है वो अपना जल कहाँ पर गिराती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बाकी अगर इसकी सहायक नदियों की बात कर ली जाए, यहाँ इसकी सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो यह है गोदावरी की। फिर आपको याद रखना है इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो यह है गोदावरी की। फिर एक और आएगी प्रणहिता या फिर प्राणहिता, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। तो इन तीनों को आपको नोट रखना है, ये तीनों एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। पेन गंगा, इंद्रावती और प्राणहिता, ये तीनों गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर से इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।